वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, दी कंपनी ऑडिट। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है मॉड्यूल 2 का, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कारण बहुत सिंपल सा है। ये चैप्टर जो है आपके सीए फाइनल के ऑडिट में भी है, यही चैप्टर आपके सीए फाइनल के कंपनी लॉ में भी है, और यही चैप्टर आपके अभी जो कंपनी लॉ आप देखेंगे उसमें भी होगा। नाम से ही पता लग रहा है दी कंपनी ऑडिट, यानी कंपनियों पर जो ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सारी बातें कंपनीज एक्ट के अंडर लिखी हुई है, हम वहीं से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में जितनी बातें हम करेंगे वो सारी की सारी बातें आपकी कंपनीज एक्ट 2013 की होगी। जो कंपनियों को मैंडेटरी ऑडिट करवानी होती है उसके बारे में एक्ट में लिखा है, यानी कि स्टैट्यूट में लिखा है, इसीलिए इसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। यानी कि दी कंपनी ऑडिट जो है उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स में भी एक टैक्स ऑडिट करवानी ज़रूरी है, बट वो सब लोगों को नहीं करवानी होती, कुछ ही लोगों को करवानी होती है, इसीलिए उसे हम टैक्स ऑडिट बोलते हैं। और कंपनी ऑडिट को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, जो कि हर कंपनियों को करवानी होती है। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ऑडिटर जो है वो कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, ऑडिटर की रोटेशन कैसे होती है, यानी कि आप एक ही ऑडिटर को हमेशा बहुत टाइम के लिए नहीं रख सकते, एक टाइम के बाद आपको ऑडिटर चेंज करना पड़ता है, वरना तो आप ऑडिटर से सेटिंग कर लोगे और हमेशा ही सेम ऑडिटर क्लीन ओपिनियन देते रहेगा। इसीलिए रोटेशन के प्रोविजन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह भी बताया है कि जो कंपनी है वो ऑडिटर को हटा सकती है कुछ कारणों की वजह से, और रिमूवल कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी सारी बातें हम करेंगे। और हम जानेंगे कि ऑडिटर की पावर क्या होती है, राइट क्या होते हैं, ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होती है। साथ में हम कॉस्ट ऑडिट के बारे में भी जानकारी लेंगे, और ये भी जानेंगे कि अगर ऑडिटर समय से पहले छोड़कर चले जाता है कंपनी को, उस केस में जो कैजुअल वैकेंसी है उसे फिल कैसे किया जाता है। यानी ऑडिटर अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करता और पहले ही किसी कारण से छोड़कर चले जाता है, उस केस में मैनेजमेंट जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कैसे कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं या कोई और भी कर सकता है, वो सारी बातें हम जानेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन नंबर 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट से। ये वाला सेक्शन बताता है कि ऑडिट कौन कर सकता है, कंपनी ऑडिट करने के लिए कौन इंसान एलिजिबल है। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट है, और चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है स्पेसिफिकली, वही कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। A person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant। यहाँ पर आपका ये पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर हम चाहें तो फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर। यानी कि एक चार्टेड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है वो भी ऑडिटर बन सकता है, और जो फर्म है जिसमें मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होंगे और चार्टेड अकाउंटेंट्स भी होंगे, वो फर्म भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। हालांकि उस फर्म में जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट होगा वो फर्म के बिहाफ पर साइन कर सकता है ऑडिटर रिपोर्ट। इसीलिए आप लोग जो सुनते हैं कि बिग फोर को ऑडिट मिल गया, या फिर जो ग्रैंड थॉर्टन है, आरएसएम है, लूथरा है, जो बाकी की फर्म है वहाँ पर ऑडिट उन्हें मिल गया, तो जी हाँ, फर्म के नाम पर भी ऑडिट का असाइनमेंट लिया जा सकता है। हालांकि जो साइन करेगा वो तो पार्टनर होगा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और अपना मेंबरशिप नंबर भी मेंशन करेगा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम यहाँ पर नीचे एक और इम्पॉर्टेंट बात पढ़ते हैं आपके पॉइंट नंबर 2 में। वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टेड अकाउंटेंट्स शैल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यही मैंने आपको बताया कि अगर आप फर्म को या फिर एलएलपी को, जिसे हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, अगर आप इन्हें ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो उस केस में इनका जो पार्टनर होगा, जो एलिजिबल होगा, ऑथराइज्ड होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, प्रैक्टिसिंग होगा, सीओबी होल्ड करता होगा, वही ऑथराइज्ड सीए जो है फर्म के बिहाफ पर साइन कर सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बात समझ में आ गई है, तो अब हम आपका सब सेक्शन 3 करेंगे। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141 read along with Rule 10 of the Companies Audit and Auditors Rule 2014, hereinafter referred as CAR, the following persons shall not be eligible for appointment as an auditor of a company। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, अब हम चर्चा करेंगे कि ऑडिटर कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है, और उसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये जो पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी केस स्टडी में आ गया कि क्या
ये पर्टिकुलर पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ये डिसक्वालीफाइड तो नहीं है एज पर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141। यानी 141 सेक्शन के सब सेक्शन 3 में जो आपको याद करना है ये वाला सब सेक्शन और सेक्शन, इसमें लिखा हुआ है कि कौन लोग हमारे ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर ए, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यानी कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट का असाइनमेंट मिला है, सीए को ऑडिट का असाइनमेंट मिला है, किसी कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट का असाइनमेंट नहीं मिल सकता। हाँ, कंपनी जो है इंटरनल ऑडिट तो कर सकती है, पर जो कंपनीज एक्ट में कंपनीज ऑडिट लिखी हुई है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकती है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जब भी मैं ऑडिट शब्द का यूज़ करूँगा तो आप समझ जाना कि मैं कंपनीज ऑडिट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी तो अपॉइंट हो सकती है क्योंकि वो एक फर्म होती है, पर कोई बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर एबीसी लिमिटेड का ऑडिट करवाना है, तो एबीसी लिमिटेड का जो ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है, वो XYZ लिमिटेड नहीं हो सकता, XYZ प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकता। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखते हैं। अगर कोई, पॉइंट नंबर बी में लिखा है, अगर कोई ऑफिसर है या एम्प्लॉय है कंपनी का, तो कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय भी ऑडिटर नहीं बन सकता उसका। इसका कारण बहुत सिंपल सा है। देखिए, ऑडिटर जो है उसमें इंडिपेंडेंस का क्लॉज है कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा कंपनी का, वो कंपनी से इंडिपेंडेंट होगा, कंपनी को नहीं जानता होगा, कंपनी से ज़्यादा रिश्तेदारी नहीं होगी, तभी हम उस इंडिपेंडेंट ऑडिटर पे भरोसा करते हैं और वो सारी चीज़ें चेक कर कर रीजनेबल एश्योरेंस लेकर शेयर होल्डर्स को दिलासा देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑफिसर है या एम्प्लॉय है कंपनी का जो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा, यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा जो पर्सन एलिजिबल है, यानी कि वो सीए भी होगा, सीओपी भी उसके पास होगा, और साथ में वो ऑफिसर या एम्प्लॉय भी है कंपनी का। तो हालांकि वैसे तो अगर आप सीओपी लेते हैं तो आप कहीं पर काम नहीं कर सकते, जॉब या एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते, बट फिर भी अगर ऐसे किसी इंसान ने किया हुआ है कि जॉब भी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में भी है और सीए भी है, जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है, तो वो इंसान कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता है। भाई, इंटरनल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टैट्यूट में लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं किया जा सकता है बाय एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दी कंपनी, क्योंकि वो उसी का बंदा है, उसी से जान पहचान बहुत है कंपनी की। अगर वही ऑडिट करेगा तो फिर क्या ही ऑडिट करेगा, कहाँ से इंडिपेंडेंस को मेंटेन करेगा। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। पॉइंट नंबर ए बोलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं हो सकती है, पॉइंट नंबर बी बोलता है ऑफिसर और एम्प्लॉय वही सेम कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बात समझ रहे हो आप? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी तो नहीं कर सकता, बट ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ने किसी एक और सीए को हायर कर लिया है जो उसका एम्प्लॉय है, कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, तो वो भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, ध्यान से पढ़िएगा, अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी किसी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का पार्टनर है या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके लिए हम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं। अब हम जो है पॉइंट नंबर डी देखेंगे। पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, यानी ऐसा पर्सन जो खुद या उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएटेड कंपनी और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या लिखा हुआ है। ऐसे आपको पढ़कर शायद नहीं समझ में आ रही, तो ध्यान से इसको दोबारा पढ़िएगा। पॉइंट नंबर डी बोलता है कि एक पर्सन जो कि एलिजिबल तो है, क्वालिफाइड तो है फॉर अपॉइंटमेंट, बट वो खुद या उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर
इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, जिस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है, अगर उस कंपनी के कुछ सिक्योरिटी वगैरह ले रखे हैं उस पर्सन ने या उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने, या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटीज़ में शेयर डिवेंचर्स वगैरह सब आते हैं, या फिर उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी की, या फिर एसोसिएटेड कंपनी की, या फिर आपकी कंपनी के होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी कंपनी के भी सिक्योरिटीज़ लिए हुए हैं, तो भी आप उस इंसान को ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ए लिमिटेड कंपनी है जिसका ऑडिटर अपॉइंट करना है। अब ए लिमिटेड जो है वो आपको अपॉइंट करना चाहती है एज एन ऑडिटर, और आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके पास है, पर आपने ए लिमिटेड की अगर सिक्योरिटीज़ ले रखी है तो आप ए लिमिटेड के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। सिमिलरली अगर आपने तो सिक्योरिटी नहीं ली है ए लिमिटेड की, बट आपके रिलेटिव ने सिक्योरिटी ले ली है ए लिमिटेड की, तो भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। यदि आपने सिक्योरिटी नहीं ली बट आपके पार्टनर ने ए लिमिटेड की सिक्योरिटी ले ली है, तो भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। बात समझ में आ गई? ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है आपके पास, आपको ए लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट करना है, आपको ए लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, बट आपने ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी की सिक्योरिटी ले रखी है, तो भी आप ए लिमिटेड के ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपने ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी की किसी और सब्सिडरी कंपनी की शेयर्स या सिक्योरिटीज़ ले रखे हैं, तो भी आप ए लिमिटेड के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। अगर आपने ए लिमिटेड की किसी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो उस केस में भी आप ए लिमिटेड के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ए लिमिटेड के सब्सिडरी की भी अगर आपने शेयर्स ले लिए, तो भी आप ए लिमिटेड के ऑडिटर नहीं अपॉइंट किए जा सकते हो। और आप नहीं, अगर आपके किसी रिलेटिव ने या आपके पार्टनर ने भी सिक्योरिटीज़ ले रखी है इन कंपनीज की, तो भी वहाँ पर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जाओगे। यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये बताई गई है कि आपके जो रिलेटिव हैं, क्योंकि आप अपने रिलेटिव पर ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो और उन्हें आप नहीं रोक सकते हो कि भाई इस कंपनी के शेयर मत खरीदना क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट होना है, इसीलिए यहाँ पर एक छोटी सी रिलैक्सेशन दी हुई है। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपके कोई रिलेटिव है तो वो 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू तक, मैं मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फेस वैल्यू आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपए की फेस वैल्यू तक जो रिलेटिव है वो सिक्योरिटीज़ या इंटरेस्ट इन द कंपनी होल्ड कर सकता है। बात समझ में आ गई आपको? रिलेटिव मेरा 1,00,000 की फेस वैल्यू तक सिक्योरिटी ले सकता है, तभी मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं होऊंगा। बट अगर मैंने सिक्योरिटी ले ली है, मेरे पार्टनर ने ले ली है, तो डेफिनेटली मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और उस कंपनी का ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो पाऊंगा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो हम अगले पेज पर चलेंगे जहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस और लिखी हुई है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले ये बताया हुआ है कि मान लेते हैं कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने सिक्योरिटी ली हुई है, तो वहाँ पर आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा कि आप 60 दिन में वो रिलेटिव अगर सिक्योरिटी भेज देता है, कंप्लाई कर लेता है, तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाओगे अपॉइंटमेंट के लिए। हालांकि आप करेक्टिव एक्शन नहीं लेते, आपका जो रिलेटिव है वो 1,00,000 की फेस वैल्यू से ज़्यादा की सिक्योरिटी अपने पास रखता है, तो उस कंपनी के आप ऑडिटर नहीं बन सकते। हाँ, अगर रिलेटिव ने उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी या होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी कंपनी की भी शेयर्स वगैरह ले ली है, सिक्योरिटीज़ ले ली है 1,00,000 से ज़्यादा फेस वैल्यू की, तो भी आप उस ए लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर नहीं बन पाओगे। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आई तो इससे हम कई सारी केस स्टडीज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं, वो देखिए क्या लिखे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है उसे हम नहीं देखते, हम सिर्फ फेस वैल्यू की बात करते हैं। जो लिमिट है 1,00,000 रुपए की, वो रिलेटिव के लिए अप्लाई होती है, ऑडिटर और उसके पार्टनर के लिए अप्लाई नहीं होती। यानी कि अगर ऑडिटर और उसके पार्टनर ने एक शेयर भी ले लिया, एक सिक्योरिटी भी ले ली है उस कंपनी की या उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएटेड किसी और सब्सिडरी कंपनी की, तो भी वो ए लिमिटेड कंपनी के आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे। हालांकि अगर आपके रिलेटिव ने सिक्योरिटी ले रखी है तो वो 1,00,000 की फेस वैल्यू तक ले सकता है, और उससे ज़्यादा की फेस वैल्यू की ली है तो आपके पास 60 दिन का टाइम है कि आप कंप्लाई करें, करेक्टिव एक्शन लें, और नहीं ले पाते तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। बात समझ में आ गई आपको?
अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ज़रा बता दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में हम कुछ और पढ़ते हैं रिलेटिव का मतलब, ऑडिट में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। आपके कंपनीज एक्ट में रिलेटिव का मतलब लिखा हुआ है एनी वन हु इज़ रिलेटेड टू अनदर एज मीन्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, हस्बैंड है, वाइफ है यानी कि स्पाउस है, फादर है इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर है इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन है इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ है, डॉटर है, डॉटर्स हस्बैंड है, ब्रदर है इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर है इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। तो ये सारे आपके रिलेटिव होते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सन जो है उसमें स्टेप सन को तो इंक्लूड कर लिया गया है पर स्टेप डॉटर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बहुत ही विचित्र बात है। ये आपके एक्ट में क्या लिखी है, आपके बुक में क्या लिखी है, सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर स्टेप सन हो सकता है तो स्टेप डॉटर भी हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो मैं तो कहूँगा कि वो भी डिस्क्वालीफाइड ही है, टू बी ऑन द सेफर साइड। बट आपके यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है स्पेसिफिकली, या तो कोई मिस प्रिंटिंग है या फिर एक्ट में ही नहीं लिखा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से स्टेप डॉटर भी इंक्लूड होना चाहिए था। यानी अगर इसे आसान भाषा में पढ़ा जाए तो स्पाउस, फादर मदर, सन डॉटर, उनके हस्बैंड वाइफ, सन और डॉटर हैं, उनके जो वाइफ है सन की और डॉटर के हस्बैंड, और आपके ब्रदर सिस्टर, और सभी में स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर सभी इंक्लूड कर लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना? बट आपके यहाँ बुक में स्टेप डॉटर का जिक्र नहीं किया हुआ है, शायद मिसप्रिंटिंग हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल्स वगैरह है ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा जब आप लोग ये प्रोविजंस को रिवाइज कर आएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने बात करी है कि अगर पर्सन और उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर सिक्योरिटी होल्ड करता है होल्डिंग कंपनी में या सब्सिडरी कंपनी में या उस कंपनी में या किसी एसोसिएटेड या किसी और सब्सिडरी कंपनी में सेम होल्डिंग कंपनी की, तो भी क्या हो सकता है? ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। अब आपका जो है पॉइंट नंबर 2 कहता है यदि जो रिलेटिव है उसका पार्टनर है या फिर वो खुद बंदा जो बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं, अगर वो तीनों लोग में से कोई भी इंडेप्टेड है टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएटेड कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, जिसमें से मैंने एक एक का एग्जांपल लेकर आपको बताया है। अगर इंडेप्टेड हैं वो लोग, यानी आपको कंपनी को कुछ लौटाना है, कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए तक कुछ दिए हुए हैं तो काम चल जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा अगर आप लोग इंडेप्टेड हैं टू द कंपनी, यानी कि आप लोग को 5 लाख से ज़्यादा चुकाना है, कंपनी को वापस करना है, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी जो जजमेंट है वो बाइसनेस शो करे, ऑडिटर वो पैसा ना चुकाने के लिए कुछ मैनेजमेंट से सेटिंग कर ले। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये वाला क्लॉज डाला गया है। 5 लाख से ऊपर के इंडेप्टेड हो टू द कंपनी तो उस केस में भी ऑडिटर अपॉइंट आप नहीं किए जाओगे। और जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो कहता है इफ़ यू और योर रिलेटिव और योर पार्टनर हैज़ गिवन अ गारंटी or provided any security in connection with the indebtedness of any third party to the company or its subsidiary or its holding or associate or subsidiary of such holding company in excess of 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब हो गया कि आप खुद तो इंडेप्टेड नहीं हो, आपके रिलेटिव इंडेप्टेड नहीं है, आपका पार्टनर इंडेप्टेड नहीं है, यानी कि आप लोगों को पैसा नहीं देना कंपनी को, पर किसी थर्ड पर्सन को कंपनी को पैसा देना है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा देना है, और आपने या आपके पार्टनर ने या आपके रिलेटिव ने, जो रिलेटिव की डेफिनेशन हमने करी है, उनमें से किसी ने भी 1 लाख से ऊपर का डेट के बदले सिक्योरिटी दी हुई है, यानी कि अगर वो थर्ड पार्टी कंपनी को पे नहीं कर पाया तो आपको पे करना पड़ेगा। आपने सिक्योरिटी, आपने गारंटी दी हुई है, तो उस केस में भी आप लोग डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर डी तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हम बाकी के पॉइंट्स करेंगे। पॉइंट नंबर ई करेंगे हम लोग। अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has a business relationship with the company or its subsidiary or holding or associate or subsidiary of such holding company or associate company of such nature as may be prescribed। इस बात को आप समझिएगा, गहराई से समझिएगा कि जहाँ पर भी वर्ड आता है ना कि ये लोग सारी चीज़ें डिटेल में लिख देते हैं। वो लिखते हैं कंपनी है या उसकी सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो या एसोसिएट कंपनी हो या फिर होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो। उस केस में भी अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन्ड है तो फिर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। बात समझ में आ गई? सर ये बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है इसको ज़रा थोड़ा समझाइएगा। ये लिखा हुआ है कोई भी ट्रांजैक्शन
जो कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है उसे बिजनेस रिलेशनशिप बोलते हैं। और अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है उस केस में आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। यानी आप कंपनी के साथ धंधा करते हो, कोई बिजनेस करते हो, ऑडिटर अपॉइंट होगे, फीस मिलेगी, काम लोगे अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, फीस मिलेगी। बट अगर कंपनी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो उस केस में आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जाओगे। हालांकि कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर दी है, यानी कि इन सिनेरियोज में तो ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the Act and the Chartered Accountants Act 1949 and the rules or regulation made under those acts। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो तो ठीक है, पर उसके अलावा कोई और सर्विस दे रहे हो तो नहीं। साथ ही में अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज अ कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस by companies engaged in the business of telecommunication, airlines, hospital, hotels and such other similar businesses। ये बात तो यार बहुत ही कॉमन है। मान लीजिए कि आपको एयरटेल का ऑडिट करना है और आप एयरटेल के कस्टमर भी हो, तो उस केस में तो बोलेंगे यार मेरा तो बिजनेस रिलेशनशिप हो गया इसलिए मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो उसे उस डिफिकल्टी को हटाने के लिए प्रोविजन डाले गए हैं कि अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे कि नॉर्मल कस्टमर होता है उसकी तरह कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, यानी कि जो प्राइस पर बाकी कस्टमर बाय करता है उसी प्राइस पर आप भी बाय करते हो, उस केस में भी नहीं माना जाएगा कि आपका कोई कमर्शियल या बिजनेस रिलेशनशिप वहां पर प्रेजेंट है और आप ऑडिटर अपॉइंट किए जा सकते हो। और देखते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। अ पर्सन whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key management personnel। यानी कि पर्सन जिसका रिलेटिव या तो डायरेक्टर है या फिर कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है एज अ डायरेक्टर और की मैनेजमेंट पर्सोनल। इस बात को गहराई से समझिएगा कि अगर आपका रिलेटिव टॉप पोजीशन पे है उस कंपनी के तब आप उसके ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि अगर आपका बेटा एयरटेल में काम करता है, नौकरी करता है छोटी मोटी, तो आप बोलेंगे यार मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होएगा। बट अगर आपका बेटा एयरटेल कंपनी का डायरेक्टर है तो फिर आप जो है एयरटेल कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हो। रिलेटिव की डेफिनेशन में पहले ही बता चुका, यानी कि अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर है या इज इन दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजमेंट पर्सोनल। की मैनेजमेंट पर्सोनल कौन होते हैं? सीएफओ, सीईओ, जो बहुत टॉप के लोग होते हैं उन्हें हम की मैनेजमेंट पर्सोनल बोलते हैं। तो अगर वो टॉप पोजीशन पे है आपका कोई रिलेटिव तो उस कंपनी के ऑडिटर आप नहीं बन सकते हैं। पॉइंट नंबर जी देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु इज इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म holding appointment as its auditor if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies other than 1% companies, dormant companies, small companies and private companies having paid up share capital less than 100 crores। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? अ पर्सन हु इज इन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यानी कि अगर आप कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ले रखा है, तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते क्योंकि आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में खुद ही कहीं पर इंगेज्ड हो अभी। या फिर आप या आपका पार्टनर जिसके पास अपॉइंटमेंट है ऑडिटर बनने का, अगर वो बंदा या पार्टनर एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट उसके पास कितने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट क्या है? 20। यानी अगर आपने 20 कंपनी पर पार्टनर की जो लिमिट है जिसे हम सीलिंग लिमिट बोलते हैं, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है वो 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। अगर एक फर्म में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक इंसान 20 की ऑडिट कर सकता है, तो चारों मिलाकर 80 कंपनियों की ऑडिट कर सकते हैं। यानी जो फर्म की सीलिंग लिमिट है वो 80 कंपनियों की ऑडिट हो गई। हालांकि जब आप नंबर ऑफ कंपनीज चेक करेंगे कितनों का असाइनमेंट ऑलरेडी लिया जा चुका है तो उसमें आप 1% कंपनी को इंक्लूड नहीं करेंगे। डोरमेंट कंपनीज यानी कि जिनमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्मॉल कंपनीज जिसकी डेफिनेशन आपके कंपनीज एक्ट में लिखी है। प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, यानी कि जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम की है। पब्लिक कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप पब्लिक कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो कितनी भी शेयर कैपिटल हो उसे हम एक कंपनी का ऑडिट काउंट करेंगे,
पर अगर आप प्राइवेट कंपनियों की ऑडिट करने जाएंगे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, तो उस केस में हम नंबर ऑफ ऑडिट्स में काउंट नहीं करेंगे। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ। मान लीजिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने 20 प्राइवेट कंपनियों की ऑडिट ली हुई है, 20 प्राइवेट कंपनियों की ऑडिट ली हुई है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम की है। क्या वो एक पब्लिक कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है क्या? अगर उसको अपॉइंट किया जाता है किसी पब्लिक कंपनी में एज एन ऑडिटर, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है? वो कहीं पर भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो उसके रिलेटिव वगैरह उसने उसके कोई शेयर या सिक्योरिटी नहीं ली उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, जो भी हमने सारी डिस्कशन करी है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। क्या वो उस पब्लिक कंपनी की ऑडिट ले सकता है? दी आंसर इज येस, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 कंपनियों की ऑडिट ले सकता है। हालांकि उन 20 कंपनियों में हम 1% कंपनियों को, डोरमेंट कंपनियों को, प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम की है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपकी कंपनीज एक्ट में लिखी है और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपकी कंपनीज एक्ट में लिखी है। हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़ का मतलब है कि 100 करोड़ से कम की पेड अप शेयर कैपिटल है, तो उसे हम नंबर ऑफ ऑडिट्स में काउंट नहीं करेंगे, देखने के लिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो सीए है वो एलिजिबल है नई ऑडिट को लेने के लिए या नहीं है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? आपका जो यहाँ पर पॉइंट नंबर एच है वो कहता है अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोर्ट ने किसी को फ्रॉड का दोषी पाया है तो वो इंसान 10 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है? फ्रॉड के चार्जेस कोर्ट ने लगाए तो उस केस में 10 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। और जो आपका लास्ट है पॉइंट नंबर आई, ये बोल्ड से लिखा है, यानी कि यहाँ पर कोई अमेंडमेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट नंबर आई को आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद जो है आपका ये क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएगी। पॉइंट नंबर आई को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद डिसक्वालिफिकेशंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज रेफर टू इन सेक्शन 144 टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, यानी कि वो इंसान जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो सेक्शन नंबर 144 में दे रखी है, और सर्विसेज किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है, जिस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाने वाला है उसको दे रहा है ऐसी सर्विस, या होल्डिंग कंपनी को दे रहा है या सब्सिडरी कंपनी को दे रहा है, तो उसे हम कंपनियों का स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल हैव द सेम मीनिंग as assigned to it in the explanation to section 144, that is, in case the auditor being an individual either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever in which such individual has a significant influence or control, or whose name or trademark or brand is used by such individual, shall be termed as rendering of services directly or indirectly by the auditor, and in case of auditor being firm either itself or through any of its partners or through its parent, subsidiary or associate entity or through any other entity whatsoever in which the firm or any partner of the firm has significant influence or control, or whose name or trademark or brand is used by the firm or any of its partners, shall be termed as rendering of services directly or indirectly by the auditor। इस लाइन का मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर पहले सिर्फ हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो सेक्शन 144 में गिवन है, जिसे अगर आप एक कंपनी को या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं अपॉइंट किए जा सकते हो। ये सर्विसेज कौन सी हैं आपके नेक्स्ट पेज में लिखा है, जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे अब। सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर। An auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee as the case may be, but which shall not include any of the following services, whether such services are rendered directly or indirectly to the company or its holding company or subsidiary company, namely accounting and bookkeeping services,
यानी कि अगर आप कंपनी के उसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, एंट्रियां पास करते हैं, बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, तो आप ही फिर उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हो। यानी कि अगर आपको ए लिमिटेड का ऑडिटर बनना है तो आप ए लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही उसकी होल्डिंग कंपनी को प्रोवाइड करेंगे ये सर्विस, ना ही उसकी सब्सिडरी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे ये वाली सर्विस। सिमिलरली आप इंटरनल ऑडिट भी नहीं कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट जो करेगा वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी की नहीं कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटराइज सिस्टम बनता है अकाउंटिंग का, उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवाने की अगर आपने सर्विस दी है तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप ऑडिटर बनकर जाएंगे तो क्या चेक करेंगे कि जो सिस्टम मैंने बनाई है वो ठीक है या नहीं है, कंट्रोल ठीक से लगे नहीं लगे जो मैंने डिज़ाइन करे हैं कंपनी के लिए। समझ गए आप? तो इस केस में आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। अगर आप एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते उसके। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इन सभी केस में आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते यदि आप कंपनी को या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बुक कीपिंग की, इंटरनल ऑडिट की, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस या अदर काइंड ऑफ सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। It may be noted that an auditor or audit firm who or which has been performing any non-audit services on or before the commencement of this act shall comply with the provision of this section before the closure of the first financial year after the date of such commencement। यानी कि जब कंपनीज एक्ट आया था तब ये वाली कंडीशंस को इंक्लूड किया गया। उससे पहले तो ऑडिटर जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता था और इसीलिए यहाँ पर इन्हें 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है कि आप 1 साल के विदिन इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कंप्लाई करेंगे। 2021 की बात करूं, आने वाले सालों की बात करूं, तो उस केस में जो है ऑडिटर को सारी कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनीज एक्ट को आए हुए बहुत साल हो चुके हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब वो क्या है। चाहे इंडिविजुअल की बात करें या फर्म की बात करें, अगर वो खुद तो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है पर अपने रिलेटिव के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो भी माना जाएगा कि ऑडिटर डिसक्वालीफाइड है और वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। अगर वो किसी और पर्सन के थ्रू ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी बोलता है यार एक काम करो इंटरनल ऑडिट का असाइनमेंट ले लेता हूँ, मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, मेरा दोस्त कर देगा, मेरा रिलेटिव कर देगा, तो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा इंसान जिस पर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर जो आपके साथ एसोसिएटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस इंसान से भी अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हो। तभी ये वाली जो चीज़ है अमेंडेड है, इंपॉर्टेंट है, नई इंसर्ट करी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, पहले नहीं होती थी, अभी ये इंसर्ट करी गई है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। यानी कि आप खुद तो नहीं कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड बट किसी और के थ्रू करवा रहे हैं जिस पर आपका कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या जो आपके साथ एसोसिएटेड है, या फिर आप कोई एक कॉमन ब्रांड यूज़ करते हैं जैसे कि RSM है, बिग 4 है, KPMG, EY, ये कॉमन ब्रांड यूज़ करते हैं। तो उस ब्रांड के अंडर जितनी फर्म्स आती है वो सारी फर्म मिलकर वो पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। तो उस केस में भी सभी कॉमन ब्रांड वाली फर्म्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी यदि उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी को अकाउंटिंग सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मान लेते हैं कि 10 कंपनी है जिनका एक कॉमन ब्रांड है, XYZ कॉमन ब्रांड है, तो 10 में से अगर एक भी कंपनी ये वाली सर्विस प्रोवाइड करती है जो कॉमन ब्रांड के अंदर आ रही है, कॉमन ट्रेडमार्क अपना यूज़ कर रही है, तो सारी की सारी फर्म जो है उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगी जो सेम ब्रांड में आती है। इसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, लास्ट पॉइंट, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। पहले तो क्वालिफाइड था बट बाद में डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो उस केस में डिस्क्वालीफाइड होते ही उसे अपना ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा एज सच ऑडिटर एंड सच वेकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। यानी कि ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया और उसे कंपनी का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही कंपनी का ऑफिस छोड़ेगा एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ऑफिस में, और उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कैसे करते हैं वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल इस क्लास में यही था, नेक्स्ट क्लास में जो है आप रिवाइज कर आइएगा क्योंकि उसके बाद हम लोग करेंगे केस स्टडीज़ वगैरह और बहुत सारी और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई है वो स्टडी मटेरियल से एक बार रीड करिएगा,
एग्जाम्पल्स वगैरह देखना चाहे कर सकते हैं डिस्कस, वरना हम नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।